माननीय सांसदों, माननीय अध्यक्ष महोदया, सभी बैठिए। माननीय सांसदों, आप सभी का युवा संसद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। महासचिव महोदय। Thank you, Speaker Ma'am. Presidency of Tamil Nadu State will now take the oath of affirmation. Sushri Ankita Medhuri. Affirmation in which language? Member of the Youth Parliament solemnly place that I will uphold the dignity of the institution. I promise to perform my duties with honesty, responsibility and commitment. I vow to respect the Constitution of India, to work for the welfare of society and to raise my voice for truth, justice and equality. I will actively participate in the democratic process and strive to become a responsible and informed citizen of the nation with sincerity and dedication. I take this oath to serve with integrity and honor. Thank you. कशिश युवा संसद की सदस्य होने के नाते ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान, लोकतंत्र और जनता की आवाज की रक्षा के लिए सदैव सतर्क और अडिग रहूंगी। मैं संकल्प लेती हूँ कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसकी हर नीति, हर निर्णय और हर खर्च पर सवाल पूछना, जवाब देना और गलतियों का पर्दाफाश करना मेरे कर्तव्य का अनिवार्य हिस्सा रहेगा। मैं संकल्प लेती हूँ कि मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि और सरकार की आलोचना राष्ट्रद्रोह नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे पवित्र जिम्मेदारी है। भारत की संप्रभुता, अखंडता, संविधान और लोकतंत्र की परंपराओं की रक्षा करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरी उतरूं, सत्ता को जवाबदेह बनाऊं और विपक्ष का दायित्व पूरी निष्ठा, साहस और सच्चाई के साथ निभा सकूं। धन्यवाद। Sushri Anjali Rana, who stand elected from the Darjeeling constituency of the West Bengal state, will now take the oath of affirmation. Sushri Anjali Rana. আমি अंजलि राणा लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ। ईश्वर नामे शपथ করতেছি यामी विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतीय संविधान प्रति प्रकृत विश्वास और अनुगत्य पोषण करिब। আমি भारतेर सार्वभौमत्व को संपत्ति रक्षा करिया चलिब एवं जो कर्तव्यभार আমি ग्रहण करते चलियाছি ता আমি भी स्वस्थ भावे निर्वाह करिब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Who stand elected from the Puri constituency of Odisha state will now take the oath of affirmation. Shri Abhijit. In which language? ମୁଁ ଭାରତର संविधान प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। ମୁଁ ଭାରତର प्रभुत्व और अखंडता रक्षा करिबी। जे पदों को ग्रहण करी जाऊँगी ताहार कर्तव्य मानबू एवं मु भय, पक्षपात, स्नेह किंबा दोष छठी सबंकु यथासंभव न्याय करेंगे। भारत माता की जय। वंदे उत्कर्ण जननी
जय जगन्नाथ चेतम पुरुषोत्तम पुरी। धन्यवाद। माननीय सांसदों, महामहिम, माननीय अध्यक्ष महोदया, संसद के आदरणीय सदस्यों और देशवासियों, आज मैं इस सदन में अत्यंत गर्व और आशा के साथ उपस्थित हुई हूँ। वर्ष 2025 भारत के लिए उपलब्धि, प्रगति और नई दिशा की ओर बढ़ता हुआ वर्ष रहा है। यह वर्ष केवल विकास का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि हमारे देश की सामूहिक शक्ति, एकता और संकल्प का भी दर्पण बना है। हमारी जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और विदेशी निवेश में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। डिजिटल भुगतान और स्टार्टअप सेक्टर में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। एआई और रोबोटिक्स में नई नीतियों के साथ विश्व स्तरीय नवाचार केंद्र स्थापित किए गए। नई शिक्षा नीति के तहत स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया गया। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लैब की सुविधाएं बढ़ाई गई। गरीब परिवारों को कम दाम में या मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। कम आय वाले परिवारों के लिए सस्ते और पक्के घर बनाने की योजना तेज हुई। 2025 महिलाओं के लिए प्रगति का वर्ष रहा है। ग्रामीण इलाकों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। टीकाकरण कार्यक्रम सफल रहा और कई गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण पाया गया। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया ताकि युवाओं को जल्द अवसर मिल सके। 2025 में सरकार ने युवाओं को देश की प्रगति का प्रमुख आधार माना है और उनके लिए कई नई पहलें शुरू की। सरकार ने नई योजना शुरू की ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके और उनकी आय बढ़े। भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। माननीय सदस्यों, 2025 साबित करता है कि जब देश एकजुट होकर आगे बढ़ता है तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं। आज भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि सबसे मजबूत, सबसे युवा और सबसे सक्षम राष्ट्र में से एक है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी हम इसी उत्साह, एकता और संकल्प के साथ भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, जो आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कहने का अवसर दिया। मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी आशावादी तस्वीर खींचने के लिए अथक कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। माननीय महोदय, जिस प्रकार से सरकार सदन में अपने कार्यों की प्रशंसा कर रही है, उस हिसाब से तो इस सदन का नाम युवा संसद नहीं, युवा प्रशंसा समारोह रख देना चाहिए। माननीय महोदय, देश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन उस विकास की रफ्तार इतनी तेज है कि वो युवाओं तक पहुंच
विकसित कम और विचलित ज़्यादा है। सरकार के लिए हर चीज सफल, स्कीम सफल, प्लान सफल, वादा सफल। अगर सरकार को मौका मिले तो ये समस्या को भी सफल घोषित कर दे। माननीय महोदय, कानून व्यवस्था की तस्वीर जितनी साफ अभिभाषण में दिखाई गई, काश उतनी साफ सड़कों और संस्थाओं में भी होती। माननीय महोदय, हकीकत तो यह है कि सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दावे बड़े हैं, भरोसा नहीं। माननीय महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव तो परंपरा है, इसलिए देना पड़ रहा है, लेकिन सरकार से आग्रह करूंगी कि जब हम कभी दोबारा सदन में मिलें तो वह इस अभिभाषण में थोड़ा सच्चाई भी मिला दे। माननीय महोदय, योजनाएं तो आपसे अच्छी बनती नहीं, स्क्रिप्ट तो आप धमाकेदार बना लेते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब हम कभी दोस्त हो जाएं तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय प्रधानमंत्री अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। निश्चित रूप से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की दिशा, हमारे सामूहिक संकल्प और आने वाले समय के लक्ष्यों की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है, और इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए हम सभी की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों और उनकी चिंताओं को भी हमारी सरकार पूरी गंभीरता से देखती है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई जाने वाली हर आवाज हमारे शासन को और अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाती है। हमारी सरकार देश की प्रगति, सामाजिक न्याय और जन कल्याण को सर्वोपरि मानकर ही कार्य कर रही है, और यह यात्रा न सिर्फ केवल सरकार की है बल्कि पूरे सदन की और 140 करोड़ भारतीयों की भी साझी यात्रा है। मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर और उनकी दूरदर्शिता पर अपना सम्मान प्रकट करता हूं और पूरे सदन की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। माननीय सांसदगणों, चूंकि हम 2 माह के पश्चात आज इस सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, मेरा यह कर्तव्य है मैं दिल्ली में हुए बम धमाके के बारे में आपको अवगत कराऊं। इस घटना में जान गंवाने वाले दिवंगत आत्माओं एवं उन सभी के परिवारों के लिए मैं गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में 2 मिनट का मौन धारण करेगी। प्रश्न संख्या 50। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे प्रश्न के लिए समय दिया। कागज पर बजट की बातें, असर सबका हवा हवाई है। कागज पर बजट की बातें, असर सबका हवा हवाई है। महंगाई पर जुबान सिल गई, महंगाई पर जुबान सिल गई, क्या यही सरकार की कमाई है?
मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सरकार 2025 की प्रस्तावित जीएसटी कटौती को लेकर यह दावा तो करती है कि इससे जनता को राहत मिलेगी, लेकिन पिछले वर्षों में जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाया गया उनकी कीमतें बाजार में ज्यों की त्यों बनी रही। बजट के पिटारे से निकला फिर वही सन्नाटा, गरीब की थाली पर लगा अब ताजा घाटा। वित्त मंत्री की नीति ने किया सबको निराश, वित्त मंत्री की नीति ने किया सबको निराश। जनता पूछ रही है आखिर कब होगा विकास, आखिर कब होगा विकास। ऐसे में क्या सरकार इस सदन को यह भरोसा दिला सकती है कि इस बार की कटौती सिर्फ घोषणाओं और प्रेस नोटों तक सीमित नहीं रहेगी? अध्यक्ष महोदया जी, क्या वित्त मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि आखिर किस तंत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनियां इस कटौती का लाभ वास्तव में उपभोक्ताओं तक पहुंचाए, या फिर यह भी पिछले वर्षों की तरह कागजों पर दिखने वाला सुधार बनकर रह जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मंत्री जी जिस प्रकार से जीएसटी लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वह जनता का नहीं स्वयं का विकास कर रहे हैं। ये सरकार जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद कफन पर भी टैक्स लगाती है। माननीय वित्त मंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष। ये शोर शराबा ये हंगामा अभी कम है, ये शोर शराबा ये हंगामा अभी कम है, हमारी नीतियों में अभी बहुत दम है। अरे विपक्षियों, तुम तैयारी जरा और करके आना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरा मैदान हमारा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष के आदरणीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का स्वागत करती हूँ और उनकी चिंताओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन कुछ तथ्य स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है ताकि देश की जनता और यह सदन केवल भ्रांतियों से नहीं बल्कि सच्चाई से परिचित हो सके। अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि जीएसटी कटौती केवल एक कागजी घोषणा नहीं, यह जमीन पे दिखने वाला एक सुधार है। अध्यक्ष महोदया, विपक्ष कहता है कि जीएसटी कम हुआ लेकिन कीमतें नहीं घटी। मैं इस सदन को बताना चाहती हूँ कि जीएसटी परिषद के पिछले आंकड़े यह साबित करते हैं कि जिन सेक्टर्स में जीएसटी कम की गई उनमें मूल्य स्थिरीकरण और कई मामलों में 8 से 12% तक की कमी की गई है। महोदया, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि कुछ सेक्टर्स में कंपनियों ने लाभ अपने पास रोका और इसीलिए इस बार हमारी सरकार अधिक कठोर और अधिक सतर्क है। इस बार जीएसटी कटौती केवल घोषणा नहीं बल्कि कार्रवाई के साथ लागू की जाएगी। महोदया, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह सरकार केवल घोषणा करने वाली सरकार नहीं, यह सरकार डिलीवर करने वाली सरकार है। इस बार हमारी सरकार 3 बड़े कदम उठा रही है। पहला, एमआरपी ट्रैकिंग सिस्टम। जीएसटी दर कम होने के 21 दिनों के भीतर कंपनियों को नई एमआरपी जारी करनी होगी और जो कंपनियां नियम का पालन नहीं करेंगी उन पर भारी जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंशन तक की कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा, नई प्रणाली डिजिटल और पारदर्शी होगी। और तीसरा, हर बड़ी कंपनियों को तिमाही रिपोर्ट देनी होगी कि जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को कितना और कैसे दिया गया। अध्यक्ष महोदया, जनहित सर्वोपरि है, कंपनी हित नहीं। विपक्ष चिंता ना करे, यह सरकार कॉर्पोरेट नामी नहीं बल्कि 140 करोड़ उपभोक्ताओं की आवाज पर चलती है। हमने पिछले वर्ष की कमियों से सीखा है और इस बार सुधार आधे अधूरे नहीं रहेंगे। अध्यक्ष महोदया, विपक्ष पूछता है कि क्या यह सुधार कागज पर ही रह जाएगा। माननीय महोदया जी, मैं विपक्ष को अवगत करा दूं कि हमने 2025 में कई वस्तुओं पर जीएसटी की पुरानी दरें घटा दी गई हैं।
जिन वस्तुओं पर 18 से 12% जीएसटी थी उन्हें घटाकर 5% कर दिया गया है, और जिन वस्तुओं पर 28% जीएसटी थी उन्हें घटाकर 18% कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से कहना चाहती हूं कि विपक्ष चिंता ना करे, हम घोषणा नहीं करते, हम परिणाम देते हैं। जीएसटी कटौती जनता तक पहुंचे, यह हमारी जिम्मेदारी है और इसे लागू करना हमारा संकल्प। यह सुधार इतिहास बनाएगा, कागज नहीं भर देगा। धन्यवाद महोदया। प्रश्न संख्या 49। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। मेरा सवाल माननीय रेल मंत्री जी से है। इस साल फरवरी 2025 में जो महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में अधिक भीड़ के कारण जो भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत और अन्य लोग घायल हुए थे। महोदय जी, माननीय रेल मंत्री जी ने क्या कदम उठाए हैं पीड़ित वर्गों के लिए? महोदय, सरकार बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें तो कर लेती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पाती है। यह मेरे शब्द नहीं महोदय, ये हम नहीं कह रहे हैं, यह देश के प्रमुख समाचार पत्रों में लिखा गया है। और यह इसलिए भी लिखा गया है क्योंकि हर वर्ष इतनी रेल दुर्घटनाएं होती है, लेकिन उन्हें केवल एक हादसा का रूप देकर टाल दिया जाता है। सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं इन दुर्घटनाओं के स्तर को कम करने के लिए? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। माननीय रेल मंत्री। धन्यवाद अध्यक्षा महोदय। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विपक्षी दल के नेता का, जिन्होंने यह प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भगदड़ की घटना और उस घटना में कई लोगों की मौतें हुई, यह बहुत ही दुखद घटना थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसा होल्डिंग एरिया की स्थापना, 60 उच्च ट्रैफिक स्टेशनों पर हमारे द्वारा होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार कर सकेंगे और प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी कम रहेगी। दूसरा, हमारे द्वारा उन्नत निगरानी प्रणाली को लागू किया गया है, जो भीड़ भाड़ वाली स्थिति को नियंत्रित करेगी और यात्रियों की संख्या को ट्रैक करेगी। महोदय, हमारे द्वारा विशेष ट्रेन और अतिरिक्त कोचें महाकुंभ जैसे विशेष अवसरों पर या त्योहारों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए हमारे द्वारा 7800 विशेष ट्रेनें योजना चलाई गई हैं। साथ ही रेलवे ने एक नया राउंड ट्रिप पैकेज भी लॉन्च किया है, जिसमें यात्रियों की आने जाने की टिकट एक साथ बुक हो जाती है। साथ ही यात्रियों को 20% की छूट भी प्राप्त होती है। हमारे द्वारा सुरक्षा बलों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। हमारे द्वारा रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस की तैनाती को बढ़ा दिया गया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था दोनों हो सके। हमारे द्वारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे बड़े महानगरों में 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को सुरक्षित रूप से प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जा सके। साथ ही हमारे द्वारा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम अन्य उठाए गए हैं, जिसमें स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को लागू किया गया है, रेल रक्षक दल का गठन किया गया है और पटरियों के रखरखाव की भी व्यवस्था की गई है। धन्यवाद स्पीकर महोदय। प्रश्न संख्या 32। मेरा सवाल माननीय विदेश मंत्री जी से है कि भारत विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ दोस्ताना संबंध रखता है, जिसमें से अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत पर 50% का कर लगा देती है और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है। महोदय, हाथ पर हाथ धरी बैठी है। माननीय विदेश मंत्री जी के शब्दों से ऐसा लगता है कि ये एक छोटी बात है, लेकिन महोदय ये एक छोटी बात नहीं है। यही सरकार है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का कार्य करेगी और हमें महाभारत और रामायण की कहानी सुनाएगी।
मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? अरे मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? अरे मंत्री महोदया जी, क्या आपकी हिफाजत अमेरिका करता है? महोदया जी, अमेरिका द्वारा 2 प्रकार की टैक्स लगाई जाती है, जिसमें से 25% टैरिफ व्यापार के क्षेत्र में तथा 25% टैरिफ दंड के रूप में लगाई जाती है। व्यापार के क्षेत्र में हम टैरिफ तो समझते हैं महोदया जी, लेकिन ये दंड के रूप में कैसी टैरिफ है? और मैं माननीय विदेश मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस संबंध में आपकी क्या नीति है तथा सरकार के पास आगे क्या विकल्प है? धन्यवाद। माननीय विदेश मंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। मैं माननीय अध्यक्ष महोदया जी के माध्यम से विपक्षी दल को बताना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को उसके धैर्यपूर्ण एवं जिम्मेदार रवैये के लिए जाना जाता है, इसलिए आप भी थोड़ा सब्र रखिए। 2025 में भारत और अमेरिका के संबंध रणनीतिक साझेदारी पर आधारित थे, जिसमें रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग में वृद्धि हुई, लेकिन व्यापार पर कुछ तनाव भी रहा। भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद 13 फरवरी सन 2025 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था, जिसमें इस साझेदारी की पुष्टि की। हालांकि व्यापार के घाटे को लेकर अमेरिका के दबाव के कारण टैरिफ जैसे मुद्दे भी बने रहे। भारत को अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले से सतर्क रहना होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध अभी जटिल हैं, जिनमें रक्षा और व्यापार को मजबूत साझेदारी के बावजूद तनाव के तत्व भी है। एक और भारत और अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के अपने हितों और राजनीतिक बदलावों के कारण संबंध में अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए भारत को अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन बनाना होगा। भारत के लिए अमेरिका पर भरोसा करने के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क हैं जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगी, जिनमें कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी मजबूत है और इनमें हथियारों की खरीद, तकनीकी हस्तांतरण और हिंद प्रशांत क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। महोदया जी, ये मेरे सवालों के सही जवाब नहीं है। महोदया जी, मेरे सवाल टैरिफ बताइए, यहाँ हथियारों की बात कर रहे हैं। आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। बाहर इनकी सरकार माननीय सांसद, कृपया आप बैठ जाइए। अगर आप सवाल पूछने की क्षमता रखते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए। अन्य सहयोग की बात है, जो अंतरिक्ष सहयोग में कुछ वृद्धि हुई है, जिनमें नासा, इसरो साझेदारी और इक्सो मिशन 4 भी शामिल है। नकारात्मक पहलू है राजनीतिक और आर्थिक दबाव। अमेरिका द्वारा व्यापार और टैरिफ को लेकर भारत पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव डाले जाने की संभावना बढ़ रही है। आज भारत में टैरिफ अस्थिरता के कारण व्यापार के पुराने समीकरण उलट रहे हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन भावना बढ़ रही है और यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे समय में भारत को अपनी रणनीति मजबूत करते हुए आगे बढ़ना होगा, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। यदि ऐसे समय में हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में भी विदेशी देश हमारे देश का शोषण करते रहेंगे। भारत अमेरिका के साथ कोई भी व्यापारिक समझौता तभी करेगा जब उसकी रेड लाइंस यानी कृषि और डेयरी सेक्टर में विदेशी सामान की बिना रोक टोक एंट्री की अनुमति ना दी जाए। जो रणनीतिक नुकसान हुआ था उसे अब पाटना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 5। स्पीकर महोदया, आपने मुझे इस सदन में अपने प्रश्न रखने का मौका दिया। महोदया जी, माननीय मंत्री महोदय, देश में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। मंत्रालय सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम जैसे ट्रॉमा केयर सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम या स्कूल स्तर जैसी शिक्षा लागू कर रही है।
माननीय मंत्री महोदय, इस वर्ष 2025 में बाढ़, भूस्खलन और भारी बारिश से कई राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। मंत्रालय इसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार क्या विशेष योजनाएं लागू कर रही है? धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय सड़क परिवहन मंत्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी, एवं आपके माध्यम से मैं प्रतिपक्ष का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये जनहित का मुद्दा इस सदन में रखने का कष्ट किया। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए ग्रामीण कस्बाई सड़कों को मजबूत और व्यापक एवं वैज्ञानिक नीति तैयार की है। उन नीतियों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण सड़क की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत हम हर गांव को ऑल वेदर रोड से जोड़ने का काम कर रहे हैं एवं इस योजना के तहत हम टूटी सड़कों का समग्र पुनर्निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं, केवल पेचवर्क नहीं। जैसे कि प्रतिपक्ष द्वारा सवाल पूछा गया कि आप ग्रामीण कस्बों की सड़कों की समस्याओं को लेकर क्या समाधान है आपके पास, तो मैं प्रतिपक्ष को माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण कनेक्टिविटी मिशन लॉन्च किया गया है, जो छोटी बस्तियों, टोलों, हाट बाजारों को मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस योजना के तहत हम हर जिले को GIS मैपिंग द्वारा रोड गैप ढूंढ रहे हैं, वह उनको भरने का कार्य कर रहे हैं। एवं माननीय अध्यक्ष महोदया जी, आपके माध्यम से मैं प्रतिपक्ष को यह भी बता देना चाहता हूं कि अगले 5 वर्ष की ग्रामीण कस्बी सड़कों को मजबूत बनाने हेतु हमारी सरकार द्वारा परफॉर्मेंस बेस्ड रोड मेंटेनेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हमारी सरकार सड़क बनाएगी भी और उसकी बराबर मरम्मत भी करेगी। इस योजना के तहत हम ठेकेदारों को निश्चित 5 साल की निश्चित जिम्मेदारी देंगे एवं हमारी सरकार द्वारा बढ़ता प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए ग्रीन रोड टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। इससे हम 1 टाइम यूज प्लास्टिक से सड़क निर्माण कार्य करेंगे, वह पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, हमारी सरकार सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा, गुणवत्ता और कनेक्टिविटी तीनों पर एक साथ कार्य कर रही है। हमारा संकल्प सरल है, मजबूत सड़क, सुरक्षित सड़क और हर नागरिक तक पहुंचे सड़कें। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी सदस्य से कहना चाहूंगी कि आप शब्दों से जंग रचा लीजिए, हम काम से भारत को मजबूत बनाते हैं। रखवाली का फर्ज निभाने वाले टिप्पणियों से नहीं, त्याग से पहचान पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न को गंभीरता से स्वीकार करती हूं और विपक्ष की चिंताओं का सम्मान करती हूं, परंतु तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि भारत की तैयारियों को अधूरा कहना सीधे सीधे उन जवानों के साहस का अपमान है जो -30 डिग्री सेल्सियस में भी तिरंगे की चौकी नहीं छोड़ते। माननीय अध्यक्ष महोदया, पड़ोसी देश ढांचे बना रहा है, पर भारत आज सिर्फ ढांचे नहीं बल्कि रणनीति, तकनीकी और मनोबल तीनों में पड़ोसी देश से आगे खड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी सदस्य को बताना चाहूंगी कि भारत सतर्क नहीं बल्कि भारत सुपर सतर्क है। हमारी सैटेलाइट निगरानी प्रति 10 सेकंड की अपडेट देती है। दुश्मन की हर चौकी, हर सड़क,
हर हलचल रियल टाइम फीड में है। हमारी फॉरवर्ड यूनिट्स की प्रतिक्रिया क्षमता 3 मिनट की है। पड़ोसी देश चाहे 3 घंटे ले ले, भारत जवाब मिनटों में देगा। पिछले वर्षों में 2721 किलोमीटर सामरिक सड़कें, 19 सुपर स्टील पुल, 9 हाई एल्टीट्यूड सुरंगें, 80 से अधिक नई पोस्ट, 3 गुना अधिक तैनाती क्षमता की तैयारी की है। माननीय अध्यक्ष महोदया, अगर यह तैयारी अधूरी है तो फिर अधूरा शब्द पुस्तक से हटा देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत अब रही बात रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए नवीकरण की, तो माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत अब सुरक्षा में दूसरों पर निर्भर देश नहीं रहा। भारत शक्ति का केंद्र बन चुका है, जिसमें आयात निर्भरता 60% से गिरकर 25% हो गई है। पिनाका व अग्नि अब भारत में निर्मित है। सेना, वायुसेना व नौसेना, एकीकृत थिएटर कमांड और सेना पर सैनिक कल्याण के लिए हीटेड शेल्टर, नाइट विजन सिस्टम, बेहतर संचार तंत्र भी है। ये बदलाव केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखते हैं और दुश्मनों को दिखाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष को याद दिलाना चाहती हूँ, भारत की सुरक्षा पर टिप्पणी करने से पहले कृपया उन माताओं को याद करें जो अपने बेटे को सीमा पर भेजते समय आंसू नहीं हौसला देती हैं। भारत युद्ध नहीं चाहता, पर अगर किसी ने भारत की सीमा की ओर 1 इंच भी कदम बढ़ाया तो आज की भारतीय सेना उसे सीमा पर नहीं, सीमा से पहले ही रोक देगी। महोदया, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, विपक्ष सवाल करे, यह उनका अधिकार है, लेकिन भारत की रक्षा एक सवाल नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य और वचन है, जिसे हम पूर्ण निष्ठा से निभा रहे हैं। धन्यवाद महोदया। प्रश्न से मैं आपका ध्यान उन वास्तविकताओं की ओर दिखाना चाहती हूँ जिन्हें देश का हर आम नागरिक रोज अनुभव करता है। महोदय, कानून किताबों में मजबूत है, लेकिन जमीन पर न्याय कमजोर पड़ जाता है। महोदय, जनता यही कहती है, कानून तो है पर न्याय देर से मिलता है या कई बार मिलता ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री से पूछना चाहूंगी कि देश की अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या इसके लिए कोई समयबद्ध योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी पूछना चाहूंगी, हाल ही में 2025 के 130वें संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय कानून मंत्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी, व मैं धन्यवाद करती हूँ नेता विपक्ष का जो उन्होंने ये प्रश्न सदन में रखा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियाँ मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, मगर एहसान सबका है। मैं सदन से कहना चाहती हूँ, न्याय केवल एक शब्द नहीं, यह देश के हर नागरिक की सांस है, और जब न्याय में देरी होती है तो नागरिक का भरोसा टूटता है। परंतु महोदया जी, सरकार ने इस टूटते हुए भरोसे को ही नई ताकत देने का संकल्प लिया है। आज भारत की न्याय व्यवस्था बदलाव के उस दौर से गुजर रही है जहां हर कदम, हर नीति, हर निर्णय न्याय की गति बढ़ाने की दिशा में लिया जा रहा है। महोदया, सरकार का संदेशा स्पष्ट है। महोदया, सरकार द्वारा ई कोर्ट्स यानी डिजिटल केस, ऑनलाइन दस्तावेज, तेज सुनवाई, यह है भारत की न्यायिक पहचान। फास्ट ट्रैक अदालतों, महोदया जी, महिलाओं, बच्चों व गंभीर मामलों के लिए अब इंतजार सब खत्म हो गया है। और महोदया, मध्यस्थता तंत्र को मजबूत कर छोटे मोटे विवादों को अदालतों तक पहुंचाने से पहले निपटाने की व्यवस्था की गई है। महोदया, सरकार का संदेशा स्पष्ट है।
न्याय में देरी अब भारत की नियति नहीं बनेगी। इस देश में न्याय भी होगा, तेजी भी होगी, सुलभ भी होगा और पारदर्शी भी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, विपक्ष नेता द्वारा एक और प्रश्न उठाया गया, तो मैं उसमें कहना चाहूंगी 130वां संविधान संशोधन विधेयक केवल एक कानून ही नहीं बल्कि नैतिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित होगा। इसमें भारत की व्यवस्था का पुनर्जागरण होगा। यह वह कदम है जो भविष्य की ओर नहीं, एक बेहतर, मजबूत व आधुनिक न्याय प्रणाली की ओर चलाएंगे। महोदया, सरकार द्वारा न्याय को आधुनिक और तकनीकी बनाया जा रहा है। अब प्रक्रिया सरल होंगी, न्याय की रफ्तार दोगुनी होगी। डिजिटल न्याय और एकीकृत प्रणाली से देरी को समाप्त किया जाएगा। महोदया, अंत में कहना चाहूंगी, यह संशोधन जनता को एक नई उम्मीद देता है कि अब न्याय केवल किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर हर नागरिक तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी। अब शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय युवा सांसद सोहन। मैं आज इस सदन के समक्ष एक ऐसे लोक महत्व का विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका उद्देश्य सहायता को हक नहीं, मेहनत व योग्यता से जोड़ना है, ताकि देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर बन सके और सरकार की हर योजना सही हाथों तक पहुंच सके। इस विधेयक की आवश्यकता के मुख्य कारण मौजूदा सरकारी योजनाएं जैसे मनरेगा, सरकारी गल्ले की राशन से लाखों लोगों को सहारा मिलता है, परंतु आए दिन इन योजनाओं का दुरुपयोग व इन योजनाओं का लाभ फर्जी लाभार्थी उठा रहे हैं एवं कई लोग इन योजनाओं पर ही आश्रित व निर्भर हो चुके हैं। सरकार का उद्देश्य मदद करना है, परंतु स्थायी समाधान केवल रोजगार, कौशल व श्रम से आता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत तब होगी जब सहायता से संबंधित योजनाएं मुफ्त वितरण में नहीं बल्कि श्रम आधारित सम्मान के सिद्धांत पर चलेगी। इस विधेयक का मुख्य प्रस्ताव श्रम आधारित सहायता प्रणाली है, ताकि देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर बन सके। इस विधेयक से जनता को अनेक लाभ होंगे, जैसे सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचेगी। लोग सरकारी मदद पर निर्भर नहीं होंगे, वह अपने पैरों पर खड़े होंगे। देश की उत्पादकता बढ़ेगी और बर्बादी रुकेगी। योजना पारदर्शी, डिजिटल और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। अब माननीय सांसद कशिश ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करेंगी। मैं आपका ध्यान एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आज देश भर में महिलाएं एक नए प्रकार के डिजिटल अपराध का सामना कर रही है। एआई द्वारा बनाई जाने वाली आपत्तिजनक और भ्रामक फोटो जो उनके सम्मान, गरिमा और मानसिक सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। ये डीप फेक और एआई मॉडिफाइड इमेज न केवल महिलाओं की निजता का उल्लंघन करते हैं बल्कि उन्हें सामाजिक, मानसिक और पेशेवर स्तर पर गहरी चोट पहुंचाते हैं। वर्तमान कानून इस तेजी से बढ़ते अपराध के सामने अपर्याप्त साबित हो रहे हैं, जिससे महिलाएं आज अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। अतः मेरा आग्रह है कि सरकार तत्काल प्रभाव से एआई आधारित छेड़छाड़ और फोटो बनाने पर कड़ा दंड निश्चित करे। ऐसे अपराधों की फास्ट ट्रैक जांच हो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य एआई स्कैनिंग व रिपोर्ट सिस्टम लागू करें। यह समय की मांग है कि हम तकनीक के नाम पर महिलाओं के सम्मान का सौदा न होने दें। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस विषय पर स्पष्ट, सख्त और आधुनिक कानून लाकर महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही देश को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए अहम कदम उठाए जाएं। धन्यवाद। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्षी नेता द्वारा उठाए गए मुद्दे का सम्मान करती हूं और उनका आदर करती हूं कि उन्होंने सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात रखी। माननीय महोदया,
महिलाओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा, उनका विकास हमारे देश की प्राथमिकता है और मैं इस सदन को आश्वस्त करती हूँ, सरकार इस पर विस्तृत विमर्श, विशेषज्ञ सलाह और समग्र अध्ययन के आधार पर आगे की ठोस कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय महोदया, आज एआई द्वारा काफी हद तक सही कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जिसको रोकने के लिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है और कड़े कानून बना रही है। अंत में मैं संपूर्ण सदन को कहना चाहूंगी कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हम पूर्ण निष्ठा से निभा रहे हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद महोदया। नियम 66 और 67 के तहत माननीय गैर सरकारी सदस्य बबीता को लोकसभा में गैर सरकारी विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाती है, जिसका शीर्षक महिला सुरक्षा एवं तीव्र न्याय है। सभापति महोदय, माननीय उपसभापति जी, आदरणीय मंत्रीगण, मेरे प्यारे साथी सांसदों, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं आज इस सदन में खड़ी हूँ एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में और उन लाखों माँओं की आवाज़ बनकर जिनकी बेटियाँ रात 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलते समय डरती है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ महिला सुरक्षा एवं तीव्र न्याय विधेयक 2025। आज भी हालात क्या है? हर 15 मिनट में भारत में एक बलात्कार की एफआईआर दर्ज होती है। निर्भया के बाद 13 साल बीत गए, फिर भी 2024 में दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, हर शहर में वही कहानी। 1 लाख से भी ज्यादा बलात्कार के केस कोर्ट में लंबित है। औसतन फैसला आने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। दोषी को सजा मिलने की दर सिर्फ 3% है, यानी 97% बलात्कारी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। यह आंकड़े नहीं, यह हमारी माँ बहनों का खून है, यह हमारी असफलताओं का सबूत है। वर्तमान कानून की कमियां, पीओ, सीएसओ और पीएनएस 376 में सजा तो कठोर है, लेकिन न्याय देर से मिलता है। जमानत आसानी से मिल जाती है, दोषी बाहर आके गवाहों को धमकाता है। इस विधेयक के कुछ क्रांतिकारी प्रावधान होने चाहिए। बलात्कार, छेड़छाड़, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा, स्टॉकिंग, सभी केस में 90 दिन में अनिवार्य रूप से फैसला मिलना चाहिए। बलात्कार, गैंग रेप, एसिड अटैक को पूरी तरह गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए। दोषी को अंतिम जमानत भी नहीं, दोष सिद्ध होने पर न्यूनतम सजा 20 साल, गैंग रेप एवं हत्या पर मृत्युदंड अनिवार्य रूप से दिया जाए। रात 8 बजे के बाद हर थाने में 50% महिला स्टाफ अनिवार्य रूप से मौजूद हो। हर शहर में 1000 महिला कमांडो की स्पेशल फोर्स, बसों, मेट्रो, कॉलेज के बाहर उनकी तैनाती। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक सिर्फ कानून नहीं, यह हमारी माँ बहनों को एक नई जिंदगी देने का वादा है। माननीय सभापति महोदय, यह कहता है अब एक और निर्भया नहीं बनेगी, अब एक और बेटी सड़क पर असुरक्षित नहीं रहेगी। मैं सभी दलों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, इस बार राजनीति को दरवाजे पर छोड़कर आइए, क्योंकि जिस दिन हमारी बेटी सुरक्षित होगी, उसी दिन हमारा देश सच में विश्व गुरु बनेगा। अंत में मैं कवि की पंक्तियों से अपनी बात खत्म करती हूँ। ये मत पूछो कि देश ने तुम्हें क्या दिया है, ये मत पूछो कि देश ने तुम्हें क्या दिया है, ये पूछो कि तुमने अपनी बेटियों को क्या दिया है, कि ये पूछो तुमने अपनी बेटियों को क्या दिया है। जय हिंद, जय भारत। मैं यह विधेयक सदन के विचारार्थ और पारित करने हेतु प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। माननीय प्रतिपक्ष नेता इस विधेयक पर अपना विचार रखें। रखने का मौका दिया। विपक्ष में होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के अनुचित कार्यों पर कार्रवाई करें और आवाज उठाएं, लेकिन सरकार द्वारा जो कार्य जनता के हित में किए जाते हैं उनका हम समर्थन भी करते हैं।
और आज इस विधेयक में जो बात कही वो हमारे देश की बेटियों के लिए है। और मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत आग्रह करती हूँ कि जितने भी केस बलात्कार से रिलेटेड हैं उन सभी का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस विधेयक पर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। आज जिस विधेयक की चर्चा सदन में हो रही है वह केवल कागज में छपा हुआ दस्तावेज नहीं है, वह भारत की हर बेटी, हर बहन और हर मां की आकांक्षाओं का प्रतीक है। हमारी सरकार हर भारतीय नागरिक के हितों में निर्णय लेने वाली सरकार है। अतः मैं और हमारी सरकार पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे संकल्प के साथ इस विधेयक को, इस ऐतिहासिक विधेयक को पूर्ण समर्थन देती है। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदया। मेरे विचार में इस विधेयक के संबंध में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को ही कोई आपत्ति नहीं है। अतः महासचिव महोदय, इस गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही की जाए। माननीय सांसदों, मैं आपको सूचित करती हूँ, माननीय युवा सांसद दिया द्वारा इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि यह सरकार के प्रति विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति देती हूँ। मैं सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वे इस प्रस्ताव पर अपना विचार व्यक्त करें। माननीय सांसद दिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हर भाषण हम करेंगे, हमने किया है, हम कर सकते हैं से शुरू होकर वही खत्म हो जाता है, लेकिन देश पूछ रहा है कब, कैसे और कहां है बदलाव। माननीय महोदय, जनता का विकास जनता को दांव पर लगाकर न किया जाए, बल्कि जनता को साथ लेकर किया जाए। और यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है और सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ख्याल होता नेताओं को तो जनता बेहाल न होती, कि ख्याल होता नेताओं को तो जनता बेहाल न होती, पैसा इनकी भूख न होती तो आज देश के युवाओं पर राजनीति भी नहीं होती। माननीय स्पीकर महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी का एक व्यक्ति के तौर पर सम्मान करती हूँ, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर वे मुझे योग्य नजर नहीं आते। सरकार ने कहा हमने किसानों का सम्मान बढ़ाया, आपने इतना सम्मान बढ़ाया कि किसानों को विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। माननीय महोदय, आपने कहा कि आप किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय तो आपने दोगुनी हुई नहीं, लेकिन आपने उनका कर्जा जरूर दोगुना कर दिया। माननीय महोदय, जो हमारे देश के किसान हमारी प्राथमिकता होने चाहिए थे, आज वो सरकार की गलत राजनीति के कारण पिछड़ चुके हैं। माननीय महोदय, आज सब्जी तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। समझ नहीं आ रहा बाजार में सब्जियां बिक रही हैं या सोना बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विशेष रूप से जानना चाहूंगी, न्यू इंडिया में जॉब के लिए स्किल चाहिए या फिर किस्मत चाहिए? बेरोजगारी पर तो सरकार की चुप्पी ऐसी है जैसे परीक्षा के दिन खाली कॉपी देने वाले छात्र की होती है। आत्मविश्वास तो बहुत होता है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। माननीय मंत्री जी कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, युवा पूछ रहा है जॉब इंडिया कहाँ है? माननीय मंत्री जी, भाषणों में तो आपने देश को विश्व गुरु बना दिया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वर्तमान में युवा पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। माननीय महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज एक युवा 12-12 घंटे, 14-14 घंटे मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, और जब वो पेपर देने जाता है तो सुनने को मिलता है कि आपका पेपर लीक हो गया है।
तो उसके पास केवल एक विकल्प बचता है, वो है आत्महत्या। माननीय महोदय, सरकार ने युवाओं पर जो ये गंभीर राजनीति छेड़ी है, इसे बंद कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि पूर्व सरकार ने क्या किया। प्रधानमंत्री जी, अगर हर गलती विपक्ष की है तो आप सत्ता में क्या करने आए थे? आप सत्ता में हमारी गलतियां लिखवाने आए हैं या देश का विकास करने आए हैं? मंत्री जी कहते हैं कि हमारी नीतियों में अभी बहुत दम है। अरे दम दिखाना है तो शब्दों में मत दिखाओ, परिणामों में दिखाओ। आप कहते हैं हमारा शौक देखो, हमारा इंतजार देखो। अरे इतने सालों से वही तो देख रहे हैं, अब थोड़ा सा विकास भी दिखा दीजिए। माननीय महोदय, भारत देश को सरकार कह रही है कि देश सुपर सतर्क है, तभी तो महोदय देश में इतने ज्यादा आतंकी हमले हो रहे हैं। माननीय महोदय, सरकार के पास बहुमत हो सकता है, पर भरोसा वो आज इस सदन में दिखाई नहीं दे रहा है। जब नीतियों में स्पष्टता ना हो, जब निर्णयों में पारदर्शिता ना हो और जब सरकार जनता की भरोसे की कसौटी पर खड़ी न उतर पाए, तो इस सदन का परम कर्तव्य है कि वो अपनी भूमिका निभाए। मैं धारा 115 तथा लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 198 के अंतर्गत यह प्रस्ताव पेश करती हूँ कि यह सदन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास खो चुका है, इसलिए मैं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करती हूँ। मैडम स्पीकर, मैं इस प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करती हूँ। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया और मैं विपक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने विचार रखे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने देश की हर समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया है और उनका उचित समाधान भी किया है। हमारी सरकार हर भारतीय नागरिक के हित में हर पल हर क्षण सक्रिय रूप से कार्यरत है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने महंगाई जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दे को सिर्फ वादों में नहीं रखा, बल्कि उस पर वास्तविक नियंत्रण रखने के लिए ठोस और प्रभावी कदम भी उठाए हैं। परिणाम आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अक्टूबर 2025 में महंगाई दर महज 0.25% पर आ गई है और इस गिरावट के प्रमुख कारण हमारी सरकार के द्वारा की गई जीएसटी दरों में प्रभावी कटौती, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मजबूत किया जाना और ई-नेम जैसे ऑनलाइन कृषि बाजारों से किसानों से सीधे खरीद सुनिश्चित किया जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष कहता है कि युवाओं के हाथ खाली हैं। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि शायद उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने युवाओं के रोजगार और कौशल के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत हमारी सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों तथा सुदूर ग्रामीण इलाकों के लाखों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष कहता है स्टार्टअप इंडिया। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि स्टार्टअप इंडिया के तहत आज वर्तमान में भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 400 से बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी है और 15 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार की प्राप्ति हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए भी अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। निर्भया फंड से लेकर वन स्टॉप सेंटर्स तक, उज्ज्वला योजना से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तक, हर योजना ने महिलाओं को और अधिक सुरक्षित, शिक्षित
और सक्षम बनाने का कार्य किया है। वहीं दलितों, अल्पसंख्यकों और किसानों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए भी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं और उद्यमिता योजनाएं चलाई जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि शक की दीवारों को गिरा दीजिए, विश्वास के दीपक को जलाइए। यह देश किसी एक का नहीं, हम सबका है, इसलिए मिलकर साथ निभाइए। टकरारों से क्या हासिल जब लक्ष्य है विकास का। जो हाथ आगे बढ़ाए देश के विकास के लिए, उनका सम्मान बढ़ाइए, उनका साथ निभाइए। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, वो निराधार है। अतः मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आधारहीन अविश्वास प्रस्ताव को तुरंत खारिज किया जाए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। सरकार के प्रति विश्वास का अभाव प्रकट किया गया है। जो सांसद एवं मंत्री इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है, वो हाँ कहें। जो सांसद एवं मंत्री इस अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में है, वो ना कहें। मेरा विचार है, ना का बहुमत है, ना का बहुमत है, ना का बहुमत है। अब काम रोको प्रस्ताव माननीय सांसद पल्लवी पेश करेंगी। इस सदन के पटल पर अत्यंत गंभीर एवं आपातकालीन काम रोको प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। महोदया, हमारे वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार मौजूद दुश्मन देश के 9 आतंकी ठिकानों को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। यह जवाब था उस कायराना हमले का, जिसमें हमारे 26 निर्दोष नागरिक और जवान शहीद हो गए। लेकिन महोदया, क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक काफी है? क्या हम बार बार आतंकवादियों को मारकर फिर इंतजार करेंगे कि अगला हमला कब आएगा? उस देश की सेना और ISI ने खुलेआम स्वीकार किया है कि वे भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। फिर हम छद्म युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? महोदया, जब मुद्दा देश की सुरक्षा का हो तो प्रचार नहीं, पारदर्शिता जरूरी है। जवानों की वीरता पर कोई सवाल नहीं, सवाल सरकार की चुप्पी और अस्पष्ट जानकारी पर है। महोदया, यह सदन मांग करता है कि भारत सरकार तुरंत उस देश के खिलाफ कठोर निर्णायक कदमों की घोषणा करे। अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को मुक्त कराकर भारत में मिलाया जाए। उस देश के साथ सभी व्यापार, क्रिकेट और कूटनीति संबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। महोदया, यह युद्ध किसी क्षेत्र के लिए नहीं, यह युद्ध हमारी बच्चों की नींद के लिए है, हमारी माताओं की मंगलसूत्र की सुरक्षा के लिए है, हमारे देश की शान के लिए है। क्योंकि महोदया, अब बहुत हुआ सब्र का इम्तिहान, अब बहुत हुआ सब्र का इम्तिहान। अब तो जंग चाहिए पूरा हिंदुस्तान, अब तो जंग चाहिए पूरा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय सभी। निर्धारित सांसद दल न होने के कारण काम रोको प्रस्ताव स्थगित किया गया है। अतः सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी रहेगी। अब वित्त मंत्री जी को विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति है। महोदया, जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे संविधान में बेटे के समान ही बेटी को भी माता पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। लेकिन जब माता पिता वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वृद्ध माता पिता असहाय हो जाते हैं। महोदया, ऐसे समय में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि माता पिता की देखभाल विवाह के पश्चात भी पुत्री उतना ही करे जितना एक पुत्र करता है। धन्यवाद महोदया। जो इस प्रस्ताव के समर्थन में है वे हाँ बोले। हाँ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वे ना बोले। निर्धारित सांसद बल हाँ होने के कारण विधेयक प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब माननीय संसदीय माननीय सभापति महोदय जी, माननीय उपसभापति महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी,
केंद्रीय परिषद के मेरे सभी सहयोगीगण, संसद के सभी सदस्य, सम्मानित सदस्यगण, आज हम इस सत्र के सफलतापूर्वक समापन के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले माननीय सभापति महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अत्यंत धैर्य, निष्पक्षता और कुशलता से सदन की कार्यवाही का संचालन किया। आपकी गरिमामय अध्यक्षता के कारण ही हम इतने महत्वपूर्ण विधायी कार्य को संपन्न कर पाए। इस सत्र में हमने कुछ विधेयक पारित किए, जिसमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें देश की प्रगति और जन कल्याण से सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर सार्थक और गहन चर्चा की। कई बार मतभेद भी सामने आए, परंतु अंततः सभी ने लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। यह संसद की जीवंतता का प्रमाण है। मैं विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने सत्ता पक्ष को निरंतर जागरूक रखा, कमियों को उजागर किया और रचनात्मक सुझाव दिए। यही संसदीय लोकतंत्र की सच्ची सुंदरता है। मैं सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने लंबे समय तक, कई रात के अंतिम पहर तक भी सदन में उपस्थित रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। संसद सचिवालय, मार्शल स्टाफ, मीडिया मित्र और सभी सहायक कर्मचारियों का भी हृदय से आभार, जिनके बिना सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं था। माननीय सभापति महोदय जी, अंत में मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस सत्र को स्थगित करने की कृपा करें, इस आशा और विश्वास के साथ कि अगले सत्र में हम और भी अधिक रचनात्मक और ऊर्जा के साथ देश सेवा में जुटेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके आचरण से यह आशा कर सकती हूँ कि आगामी सत्र और अधिक रचनात्मक, फलदायी और जनता के